हाँ जी बेटा, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपनी 11th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर नंबर 18 विदाउट एडजस्टमेंट्स। चैप्टर नंबर 19 भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है लेकिन वो है विद एडजस्टमेंट। ठीक है जी, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 के ऊपर। क्लियर है बेटा? 11th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या बोलूं सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आपका यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आती है और आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप वाइज स्टेप हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। बुक के हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको कराना है। ठीक है जी, चलो सर फटाफट से अब स्टार्ट करा दो बस। ठीक है सर, क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं क्लास में, अगर वो आपको चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं। कैसे? हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको ज्वाइन करें। जस्ट इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे और वहां पर आपको रेगुलर हर एक चीज से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी कि कौन सी क्लास आ गई है, उसके नोट्स क्या हैं, ये सारी चीजें। ठीक है बेटा? ओके, ठीक है सर। अब ये जर्नल इंफॉर्मेशन तो सारी हो चुकी है, अब आप स्टार्ट कराओ फटाफट से जो आज कराने आए हो। बेटा आपका चैप्टर है चैप्टर 18। सर क्या नाम है इसका? इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एडजस्टमेंट विदाउट वाला। तो एडजस्टमेंट की बात ही मत करो ना सर, एडजस्टमेंट की बात आप कहां करना, 19th वाले चैप्टर में करना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इस चैप्टर को बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें वो एडजस्टमेंट है ही नहीं, कोई काम ऐसा करना ही नहीं है तो उसकी बात ही क्यों करें। उसकी बात हम करेंगे चैप्टर नंबर 19 में। सर हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर मैं इसको एक दूसरे नाम से जानता हूं, इस कॉल्ड फाइनल अकाउंट। आखिरी खाते, आखिरी, बिल्कुल लास्ट, आखिरी खाते। क्लियर है जी? सर अभी तक हमने क्या किया है अकाउंटिंग के अंदर? एक बार जरा मुझे अकाउंटिंग प्रोसेस बताओ सर, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है अकाउंटिंग के अंदर। बेटा याद है आपको जो मेन टॉपिक है आपके अकाउंटिंग के? सबसे पहले मैंने आपको करना सिखाया था जर्नल एंट्रीज, जो आपने करी थी अपनी मेहनत पर। जर्नल एंट्री सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। क्लियर? उसके बाद जर्नल की ही हेल्प से हमने बनाए थे लेजर्स। जर्नल एंट्रीज की हेल्प से ही हमने बनाए थे लेजर्स। ठीक है सर? और लेजर की हेल्प से हमने बनाया था, लेजर के बैलेंसेस से हमने बनाया था ट्रायल बैलेंस। कोई प्रॉब्लम बेटा? ट्रायल बैलेंस सबसे पहले हमने अपनी मेहनत से करी जर्नल, जर्नल को देख देख के ही बनी लेजर, और लेजर के बैलेंसेस को देख देख करके ही क्या बना? ट्रायल बैलेंस। ओके बेटा? बेटा मुझे बताओ इन तीनों चीजों के अंदर क्या आपको अभी प्रॉफिट पता चला? पूरा साल काम करके प्रॉफिट कितना पता चला? क्या कहीं पर आपने डिस्कस करी ये वाली बात? अभी तक आपने जितने भी चैप्टर कर लिए, मैं तो कह रहा हूं 18 से ऊपर जितने भी चैप्टर है सारे कर लिए हमने। क्या आपको आज तक किसी ने बताया टोटल कंप्लीट ईयर का प्रॉफिट कितना है, कंप्लीट ईयर का लॉस कितना है? एक आधा लॉस या एक आधा प्रॉफिट तो पता चल गया सर, डेप्रिसिएशन में पता तो चल गया था प्रॉफिट। बेटा वो एक चीज को बेचने से पता चला था, मशीनरी को। मैं कह रहा हूं कंप्लीट ईयर का प्रॉफिट, पूरे साल, साल के पहले दिन से काम करना शुरू करा साल के एंड तक, यानी कि 1 अप्रैल से काम करना शुरू करा साल के 31 मार्च तक। क्या पूरे साल का किसी ने आपको प्रॉफिट बताया? नहीं सर, आज तक तो नहीं पता चला। आज तक आप कर रहे थे जस्ट रिकॉर्डिंग, लिख ही रहे थे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, यही कर रहे थे। कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे थे। एक तरीके से आप लिख ही रहे थे। जर्नल में क्या कर रहे थे? हाँ सर रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर जर्नल के हेल्प से लेजर बनाया, उसमें भी सर रिकॉर्ड ही कर रहे थे। बोलते उसको पोस्टिंग है लेकिन हाँ सर लिख ही रहे थे। उसके बाद लेजर की हेल्प से आपने क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस। उसके अंदर आपने उसको बोला सर समरी कर दिया। अरे भाई साहब, प्रॉफिट और लॉस तो नहीं पता चला ना, अभी तक तो सिर्फ लिखे जा रहे थे, लिखे जा रहे थे। क्या कंक्लूजन पता चला कि पूरे साल काम करके? और मैंने आपको जब पहले दिन अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी, मैंने कहा मेन मोटिव मेरा बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट और लॉस निकालना। क्या आज तक पता चला? नहीं सर, नहीं पता चला। बस ये चैप्टर आपको कैलकुलेट करना सिखाएगा कि कैसे प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। चलो जी जल्दी से, जर्नल एंट्रीज की हेल्प से क्या बना? लेजर, लेजर की हेल्प से क्या बना है? ट्रायल बैलेंस, और
ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि सर एक बात पता चल गई कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है जिसके अंदर हमारा एक आंसर निकल जाएगा। कितने टोटल आंसर निकलेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कंक्लूजन, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस पता है क्या होता है? फाइनल अकाउंट, आखिरी प्रोडक्ट है, इसके बाद कुछ नहीं सर। क्योंकि ये आखिरी प्रोडक्ट किसके लिए है? ताकि मुझे प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। और एक चीज और है जो अभी आगे पता चलेगी। ओके बेटा, जर्नल से हमने बनाए लेजर, लेजर के बाद हमने बनाए ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर बोलो फाइनल अकाउंट। ओके बेटा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। ओके चलो ठीक है सर। सर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से कैसे बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट? कैसे हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा? मैंने कहा 2 मिनट दो, ये चैप्टर आपके दिमाग में मैं डाल देता हूं फटाफट से। जल्दी से बताओ, ट्रायल बैलेंस देखा हुआ है क्या? हाँ सर देखा हुआ है। सर ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? मैंने कहा बेटा ट्रायल बैलेंस में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर मैं उनका कंक्लूजन निकालूं, कंक्लूजन, तो सिर्फ 5 चीजें होती हैं ट्रायल बैलेंस में। सर 5 चीजें क्यों? बेटा मैंने आपको कहा था हमारे बिजनेस के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन होती है? सिर्फ 5 होती है। कुछ असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सिर्फ 5 ही ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होती है। तो बैलेंसेस भी हमारे पास कितने होंगे? 5 ही तो होंगे। सर किस किस का बैलेंस होगा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास असेट्स का बैलेंस होगा। कितने का? मान के चलते हैं रफली फिगर 5 लाख। बेटा बहुत सारी असेट होंगी, मैं उनका टोटल करके बता रहा हूं कि हाँ असेट्स होंगी हमारे पास, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बहुत सारी होंगी। मैं टोटल बता रहा हूं कि असेट्स हमारे पास है 5 लाख की। लाइबिलिटीज है मान के चलो हमारे पास 2 लाख की। एक्सपेंसेस है हमारे पास 3 लाख के। रेवेन्यूज है हमारे पास 5 लाख का। और कैपिटल है हमारे पास 1 लाख की। क्या सर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया? हाँ सर ट्रायल बैलेंस तो टैली होना जरूरी है। बेटा कंक्लूजन समझे फटाफट से, क्या ट्रायल बैलेंस में ये 5 चीजें होगी? नहीं सर ट्रायल बैलेंस में तो 15-20 चीजें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब। मैंने कहा बेटा मैं उन सबको अगर टोटल करके एक साथ बोलना चाहूं, है तो वो सारी असेट्स ही ना। कहां पर दिखाई दे रही होंगी? डेबिट में। सर लाइबिलिटी आपने एक ही दिखा रखी है, बहुत सारी हो सकती है, क्रेडिटर हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, बिल पेबल हो सकता है। मैंने कहा भाई साहब होगी लाइबिलिटी, लेकिन कंक्लूजन तो यही है कि लाइबिलिटी होगी, और जो भी उसका टोटल है मैंने आपको दे दिया कि हाँ सर वो होगी तो 2 लाख की है। सर एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होंगे, आपने तो सिर्फ एक्सपेंस के आगे 3 लाख लिख दिया। बेटा मैंने उनको टोटल करके एक साथ लिख दिया। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है सर। सर रेवेन्यूज मैंने कहा बेटा 5 लाख टोटल करके सारे के सारे लिख दिए। कैपिटल तो सर एक ही होती है। क्या हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया? हाँ सर हो गया। क्या ट्रायल बैलेंस में आपको सारी की सारी असेट्स दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है सर। लाइबिलिटी दिखाई दे रही है? हाँ जी। एक्सपेंसेस? हाँ जी। रेवेन्यूज? हाँ जी। कैपिटल? हाँ जी। अभी तक तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करिए सर, लिखा है सारी बातों को। जल्दी से बताओ बेटा, आपके पास सब कुछ कर लेने के बाद, सारी रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद, आपने सारी रिकॉर्डिंग जर्नल में कर ली पूरे साल की, पूरे साल की हेल्प से ही, जर्नल की हेल्प से आपने लेजर बनाया पूरे साल का, और पूरे साल के लेजर से ही आपने पूरे साल का क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब है अब आपके पास यही चीजें सिर्फ बची हुई हैं साल के आखिरी में। क्या क्या? असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। आने जाने के बाद नेट जो बचा है यही बचा है। क्या बेटा अभी तक जो मेरा एक अधूरा सपना था, क्या वो अब पूरा हो सकता है? क्या ट्रायल बैलेंस में आपको रेवेन्यूज दिखाई दे रहे हैं? मैंने कहा हां जी सर दिखाई दे रहे हैं। क्या ट्रायल बैलेंस में आपको सारे एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं? हां सर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस भी होंगे सारे। क्या आप मुझे प्रॉफिट और लॉस निकाल के दिखा सकते हैं? सर ये तो बहुत सिंपल हो गया। सर रेवेन्यूज में से अगर मैं सारे अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, और रेवेन्यू कौन से हैं? ये पूरे साल के हैं बेटा। एक्सपेंसेस कौन से हैं? पूरे साल के हैं। तो क्या आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पॉजिटिव होगा प्रॉफिट, नेगेटिव होगा लॉस। सर रेवेन्यूज है पूरे साल के 5 लाख, एक्सपेंसेस है 3 लाख। जल्दी से बताओ क्या मेरा
मोटिव पूरा हो गया कि नहीं हो गया? मैं एक चीज के लिए कब से बेकरार था कि भाई साहब प्रॉफिट नहीं आया, जर्नल बनवा ली पूरे साल की, लेजर बनवा लिया पूरे साल का, ट्रायल बैलेंस निकाल लिया पूरे साल का, लेकिन अभी तक मेरा मोटिव नहीं पूरा हो पाया। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैंने कहा भाई साहब लास्ट प्रोडक्ट पर हो आप, अब लास्ट प्रोडक्ट के लिए रुक जाओ, अभी आपको 2 मिनट में प्रॉफिट पता चल जाएगा। क्या बेटा प्रॉफिट निकल गया कि नहीं निकल गया? हाँ सर निकल गया। कैसे? किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर पूरे साल की समरी है कि भाई साहब ये बचा है, आने जाने के बाद नेट चीजें ये बची हैं, ठीक है सर, नेट असेट ये बची है, नेट लाइबिलिटी ये बची है, नेट कैपिटल ये बची है, आपके पास टोटल खर्चे बिजनेस के ये रहे, टोटल आपके रेवेन्यूज ये रहे। तो मैंने कहा भाई साहब रेवेन्यूज कितने के हैं? 5 लाख के, ट्रायल में दे रखे होंगे। एक्सपेंसेस कितने के हैं? टोटल कर लो फटाफट से सारे, कितने के? 3 लाख के। बताओ बेटा जी, अगर रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। इसका मतलब सर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से मैं अपना एक मोटिव पूरा कर सकता हूं, क्या? प्रॉफिट और लॉस निकालने का। सर क्या सिर्फ फाइनल अकाउंट को बनाने का यही एक मोटिव है क्या? बेटा दूसरा मोटिव भी है। सर दूसरा मोटिव क्या है? जल्दी से बताओ। ट्रायल बैलेंस में कितनी चीजें थी? 5। सर असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। सर 2 चीजों का तो मैंने यूज कर लिया, रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस कर दी तो मेरे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? और जल्दी बताओ प्रॉफिट सारे किसके होते हैं? साल के आखिरी में ये प्रॉफिट सारे के सारे किसको मिल जाते हैं? ऑनर को। ओके सर दूसरा मोटिव बताओ। ये तो पता है प्रॉफिट सारे ऑनर के हैं, दूसरा मोटिव बताओ। प्रॉफिट और लॉस तो पता चल गया, दूसरा मोटिव बताओ। दूसरा मोटिव होता है पोजीशन। मैं कहां पर स्टैंड करता हूं मार्केट के अंदर, मतलब मेरे पास साल के आखिरी में कितनी असेट्स हैं, मेरे पास साल के आखिरी में कितनी लाइबिलिटीज हैं, मेरे पास साल के आखिरी में कितनी कैपिटल है। क्या ये चीज भी आप मेरे को ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बता सकते हो? क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको असेट्स दिखाई दे रही है? हाँ सर ये रही असेट्स, ये रही असेट्स 5 लाख की। क्या लाइबिलिटीज दिखाई दे रही है? हाँ सी सर ये रही लाइबिलिटी 2 लाख की। क्या कैपिटल दिखाई दे रही है? हाँ सर ये रही कैपिटल 1 लाख की। तो क्या मैं अब आपको अपनी पोजीशन नहीं बता सकता कि मार्केट में मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं? मतलब मेरे पास कितने की असेट्स हैं साल के आखिरी में, कितने की लाइबिलिटीज है साल के आखिरी में, और कितने की कैपिटल है साल के आखिरी में? क्या मैं नहीं बता सकता? हाँ सर बता सकता हूं। और जल्दी बताओ बेटा, क्लोजिंग असेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटीज और क्लोजिंग कैपिटल एक जगह पर आप पहले और लिख चुके हैं। क्या आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रखा है बेटा? हाँ सर पढ़ रखा है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती थी? क्लोजिंग असेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल, कि हमारी असेट्स हमारी बिजनेस की लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होंगी। और याद है चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से ही क्या बनाई थी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती थी? साल के आखिरी की असेट, साल के आखिरी की लाइबिलिटीज और साल के आखिरी की कैपिटल। यानी कि सर हम फाइनेंशियल पोजीशन अपनी पता है कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। क्या एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाऊं, पोजीशन बताऊं मेरे को कितने की चल रही है मार्केट में, तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट साल के आखिर में। ये एक रफ चीज है बेटा, अभी सिर्फ रफ बता रहा हूं कि देखो करने क्या वाला हूं इस पूरे चैप्टर के अंदर। जस्ट एक छोटे से ट्रायल बैलेंस से हम कहां कहां पर पहुंच चुके। एक चीज आपके दिमाग में आ चुकी है, हाँ सर हमें हमारा प्रॉफिट और लॉस तो पता चल ही जाएगा क्योंकि सारे एक्सपेंसेस उसी के अंदर है, पूरे साल के सारे रेवेन्यूज उसी के अंदर है। और दूसरी चीज हमें पता चल जाएगी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। एक पहले ना बेस, एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में लेकर के आओ कि हमने करना क्या है। जल्दी बताओ हमारे पास असेट्स कितने की हैं? असेट्स है सर 5 लाख की। लाइबिलिटीज सर कितने की है? सर लाइबिलिटीज थी हमारे पास 2 लाख की। और जल्दी बताओ कैपिटल कितने की है? कैपिटल है सर 1 लाख की। सर ये इनर में क्यों लिखा है? मैंने कहा भाई साहब जल्दी से बताओ ये जो प्रॉफिट अभी अभी निकाला है ये किसको दोगे? सर ऑनर को देंगे। तो बताओ बेटा क्या प्रॉफिट से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हाँ सर बढ़ जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो जल्दी से बताओ बेटा क्या हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई कि नहीं हो गई? 5 लाख 5 लाख। जल्दी से बताओ। यानी कि सर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के पीछे 2 मोटिव होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के पीछे फर्स्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना, सेकंड फाइनेंशियल पोजीशन, पैसे के मामले में मेरी पोजीशन कहां पर है, मेरी असेट्स कितने की है, लाइबिलिटीज कितने की है, कैपिटल कितने की है, और ये कैसे बनता है? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने ये सारी बात कर ली थी।
वो चैप्टर नंबर 5 था, ये 18th है। बेसिक सारे कंसेप्ट तो सेम ही है। ओके बेटा, चलो इसका मतलब सर जल्दी से बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। अब हम जरा थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। चलो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है हमारा, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है। यहां तक जस्ट लिखा लिखा लिखा, रिकॉर्डिंग इन द सेंस लिखा जस्ट, ठीक है जी। उस रिकॉर्डिंग के अंदर क्या आ गया, रिकॉर्डिंग भी आ गया, पोस्टिंग भी आ गया, क्लासिफिकेशन भी आ गया, ये आपने कर लिया, समराइजिंग भी आ गया, ठीक है जी। जर्नल को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं, लेजर को हम क्या कहते हैं, क्लासिफाइंग कहते हैं, और ट्रायल बैलेंस को क्या कहते हैं, समराइजिंग, ठीक है जी। जस्ट लिखा ही तो है, मोटिव थोड़ी ना पूरा हुआ है, प्रॉफिट और लॉस थोड़ी ना पता चल गया, फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ना पता चल गई। सर कैसे पता करेंगे, जल्दी से बताओ। जर्नल के बाद लेजर कैसे बनी, विद द हेल्प ऑफ जर्नल। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ लेजर। और जल्दी से बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट किसकी हेल्प से बनेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्यों बनेगा, क्योंकि सर उसमें 5 चीजें होंगी, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात, रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, यानी कि सर 2 चीजें तो खत्म, 5 में से 2 चीजें तो गई, बची कितनी, 3, यानी कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया। असेट दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। जितनी कैपिटल दे रखी है, अभी अभी जो प्रॉफिट निकाला है, जल्दी बताओ ये प्रॉफिट किसका है, ऑनर का है, कैपिटल में प्लस कर दो। तो क्या हो जाएगा, असेट्स को कहां रखोगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में, लायबिलिटीज को कहां रखोगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कैपिटल को भी कहां रखोगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्योंकि लायबिलिटी साइड के अंदर दोनों लायबिलिटी आती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। क्या बैलेंस शीट टैली नहीं हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी, बस खत्म हो गया, बस यही काम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ओके बेटा, चलो सर फाइनल अकाउंट बनाने, और फाइनल अकाउंट को मैं कहता हूं एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सर जब तक ये एंड प्रोसेस नहीं करोगे ना, तो आपको 2 चीजें नहीं पता चल पाएंगी। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चल पाएगा आपको। दूसरी चीज आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपकी पोजीशन कहां पर है, मतलब कितने की असेट है, कितने की लायबिलिटी और कितने की कैपिटल है, वो भी साल के आखिरी की। ओके बेटा, चलो चलो बेटा फटाफट से देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस prepared from the ट्रायल बैलेंस। सही बात है कि नहीं सर, ये किसकी हेल्प से बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाया जाएगा। ओके सर। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। सर ये 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्यों है, मैंने कहा पर्पस भी तो 2 हैं आपके, एक तो प्रॉफिट और लॉस निकालना है, एक फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है। एक तो प्रॉफिट और लॉस निकालना है, एक फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। चलो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर जिसको मैं बोलता हूं इनकम या फिर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। इनकम या फिर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। और सेकंड को मैं बोलता हूं पोजीशन स्टेटमेंट। ओके बेटा, एक है हमारे पास इनकम या फिर परफॉर्मेंस क्या चल रही है, परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट और लॉस, परफॉर्मेंस क्या चल रही है, ठीक है जी। और दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। जल्दी से बताओ इनकम स्टेटमेंट में क्यों बना रहा हूं, फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस ऑफ द बिजनेस। कब, एट द ईयर एंड। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। इनकम या फिर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट क्यों बना रहा हूं, ताकि प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकूं साल के आखिरी का। बिल्कुल ठीक है सर। सर ये पोजीशन स्टेटमेंट क्यों बना रहे हो, फाइंडिंग आउट या फिर बोलो फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है सर, फाइंड आउट क्लोजिंग असेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटीज एंड क्लोजिंग कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। जल्दी से बताएं बेटा, कोई दिक्कत तो जल्दी बताओ बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितनी स्टेटमेंट इंक्लूड है, मैंने कहा सर जितने आपके पर्पस हैं उतनी स्टेटमेंट इंक्लूड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसे हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट या फिर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट है पोजीशन स्टेटमेंट। आपकी पोजीशन क्या है मार्केट में, कितने की एसेट है, कितने की लाइबिलिटी है, कितने की कैपिटल है।
इनकम स्टेटमेंट या परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आपको बताती है कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, ये चीज दिखाने वाली स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट या परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है पोजीशन स्टेटमेंट, जो हमारी मार्केट का स्टेटस बताती है, कितने की एसेट है, कितने की लायबिलिटी और कितने की कैपिटल। और ये कैसे पता चलेगा? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ठीक है जी, चलो लो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट, इनकम या फिर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सेकंड, पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, पैसे की पोजीशन क्या है, कितना अपना सामान है और कितना लोगों को उधारी देना है। ठीक है जी, प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट financial position of the business, that is closing assets, closing liabilities and closing capital at the end of the year। और ये कैसे पता चलेगी? बैलेंस शीट बना करके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आगे चलें फटाफट से। सर, इनकम स्टेटमेंट या परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आपको क्या बताएगी? सर, प्रॉफिट और लॉस बताएगी। सर, इस प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? कैसे निकालूंगा प्रॉफिट और लॉस? ऐसे थोड़ा ना लिख दूंगा रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस, नहीं सर। इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। सर, मतलब एक चीज को ढूंढने के लिए दो अकाउंट? हाँ बेटा, दो अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट में हम निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस, और इस प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए मुझे दो अकाउंटों की हेल्प की जरूरत होती है। ठीक है जी, चलो। फर्स्ट, जिसे मैं बोलता हूं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस, यहां पर सिर्फ बिजनेस बिजनेस की बातें होंगी। और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, देखते हैं जरा। सर, ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक ग्रॉस लॉस। बेटा, अभी 2 मिनट के लिए आप ग्रॉस वर्ड को छोड़ो, सीधा बोलो सर प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है। ग्रॉस वर्ड में आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। फाइंडिंग आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर द एंड ऑफ द ईयर। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस वर्ड को छोड़ो, ग्रॉस वर्ड थोड़ी देर बाद सीख लेंगे भाई, क्या हो गया। ठीक है जी। सर, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर, क्यों बनाया जाता है? फाइंड आउट नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस फॉर द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी, दोबारा से। सर, सबसे पहले हमने कहा कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होता है, देखें जरा। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस समझिए। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो मेन हमने काम किया था वो किया था भैया जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? ये एक एंड प्रोडक्ट है, यहां से हमारे सारे बचे हुए आंसर मिल जाएंगे of the business prepared from trial balance। सेकंड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। एक है इनकम या फिर उसको बोलो परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। क्यों बनाई जाती है? प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बनाई जाती है। और पोजीशन पता करने के लिए क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए कितने अकाउंट बनाए जाते हैं? दो अकाउंट। क्लियर। पोजीशन स्टेटमेंट को पता करने के लिए क्या बनाई जाती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाऊंगा तब इनकम पोजीशन स्टेटमेंट पता चलेगी। सर, इनकम कैसे पता चलेगी? परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? इस परफॉर्मेंस को पता करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे दो अकाउंट, एक है ट्रेडिंग और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों का मोटिव प्रॉफिट निकालना है। बस एक जगह पर वर्ड ग्रॉस है, एक जगह पर नेट है। अभी आपको समझाता हूं ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझो दो अकाउंट है और दोनों का मोटिव है प्रॉफिट और लॉस निकालना। ठीक है सर, चलो जी। इनकम या फिर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। पोजीशन स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दैट इज क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। जल्दी से बताओ, इनकम या फिर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट के अंदर मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है, कैसे निकालूं? मैंने कहा इसको निकालने के लिए दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे।
एक का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, उसका मोटिव भी प्रॉफिट और लॉस निकालना है। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका मोटिव भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। बस एक प्रॉफिट के आगे ग्रॉस लिखा है, एक प्रॉफिट के आगे नेट लिखा है। अभी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक अकाउंट हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर द ईयर एंड। और एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर एंड। तो सर कंफ्यूजन मुझे प्रॉफिट और लॉस में नहीं है, मुझे ये है ग्रॉस और ये नेट, क्या फर्क है इसमें? अगर ग्रॉस और नेट को हटा दूं तो 2 मिनट के लिए आप ये क्या मानोगे? सर दोनों का मोटिव क्या है? प्रॉफिट निकालना। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रॉस क्या मतलब क्या होता है और नेट का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, अभी के लिए जस्ट आप ये समझिए सर 2 अकाउंट बनाएंगे और दोनों का मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट और लॉस निकालना। ठीक है सर, इनकम स्टेटमेंट में 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों का मोटिव प्रॉफिट निकालना ही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो हो गई इनकम स्टेटमेंट। सर पोजीशन स्टेटमेंट में क्या होता है? सर पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसमें पता चलता है कितने की क्लोजिंग एसेट है, कितने की क्लोजिंग लायबिलिटी और कितने की क्लोजिंग कैपिटल है। पोजीशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट। सर पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है जो साल के आखिरी के सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस बताती है और कुछ नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट क्या होती है? सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखा जाता है। चलो जी, कह रहा पोजीशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड फॉर finding out financial position of the business at the end of the year, that is closing asset, closing liabilities and closing capital at the year end। ठीक है जी, तो जल्दी से बताओ बेटा, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ना है या सीखना है तो आपको मुझसे क्या सीखना है? सर मेरे को एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाना बता दो और एक पोजीशन स्टेटमेंट बना दो। इनकम स्टेटमेंट में कितने अकाउंट हैं? 2, एक ट्रेडिंग और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में क्या है? बैलेंस शीट। तो इसका मतलब आपको सिर्फ ये मुझसे 3 चीजें बनानी सीखनी है। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना है और एक आपने सीखनी है मुझसे बैलेंस शीट। तो जल्दी से देखें बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीजें इंक्लूड होती हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। ये 3 चीजें अगर आपको निकालनी आ गई, इसका मतलब आपका काम बन गया। कोई दिक्कत नहीं। सर एक चीज पेंडिंग है, ग्रॉस या नेट, बेटा समझा रहा हूं अभी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक की बात बताएं फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, यहां तक की बात धीरे धीरे बेसिक को समझ में आ रहा है? दोबारा से प्रोसेस समझ में आया? ठीक है सर। एंड प्रोडक्ट है, समझ में आया? ठीक है सर। 2 तरीके की स्टेटमेंट है, एक है इनकम, एक है पोजीशन। इनकम को फाइंड आउट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2 तरीके के अकाउंट इंक्लूड है, एक है ट्रेडिंग, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर है हमारे पास क्या? बैलेंस शीट। ओके, इसका मतलब अगर ये पूरा चैप्टर आपको मुझसे सीखना है तो आपको सिर्फ मुझसे 3 अकाउंट बनाने सीखने हैं। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक है बैलेंस शीट। अब सिर्फ एक चीज समझानी रह गई है कि सर ये ग्रॉस का मतलब क्या है और नेट का मतलब क्या है। जरा ध्यान से समझो बेटा, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे कि मैं ले रहा हूं मैकडी। मैकडी, ये एमसीडी नहीं है, मैकडी है, ठीक है ना। जल्दी से बताएं बेटा, मैकडी में आप जाते हैं क्या? या डोमिनोज में आप जाते हैं क्या? हाँ सर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जब भी आप मान के चलो मैकडी में गए हो और वहां पर आपने कोई भी सामान ऑर्डर किया है, क्या आपके मन में कभी ये आया कि हमें सामान तो ये इतने का मिला है, मैकडी वाले इसको बनाते कितने रुपए का होंगे? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, मैं एक बार मैकडी गया, मेरा ज्यादा खाने का मन था नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था। मैंने कहा नहीं यार, मैं घर से खाना खा के आया हूं, अब तू ले आया है तो चल ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं बैठ गया, मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं खाऊंगा भाई, तू एक काम कर, लार्ज फ्राइज ऑर्डर कर दे, लार्ज फ्राइज ऑर्डर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे उसका रेट याद नहीं है, मैं रैंडम रेट ले रहा हूं, ठीक है ना। लार्ज फ्राइज वैसे उनकी महंगी आएगी, ठीक है ना, मैं रैंडम रेट ले रहा हूं 200, 200 रुपए की उन्होंने फ्राइज दी मेरे को, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपए की उन्होंने मुझे क्या दी? फ्राइज दी, लार्ज फ्राइज। अब अगर रेट आपको कम लग रहे हो तो इसको विद चीज वाला समझ लेना, ठीक है जी। 200 रुपए का मैंने एक ऑर्डर करा उनको, क्या? फ्राइज ऑर्डर करी 200 रुपए की। ये उन्होंने मुझे बताई है सेल वैल्यू। उन्होंने कहा सर 200 रुपए की मिलेगी, हमारी सेल वैल्यू है 200 रुपए की फ्राइज की। मैंने कहा ठीक है।
अब खाते खाते मैं सोच रहा था, ज्यादा भूख तो थी नहीं, धीरे धीरे करके खा रहा था और मैं सोच रहा था यार मुझे तो इन्होंने ये फ्राइज 200 रुपए की दी है, इसमें है क्या? 2 आलू ही तो हैं। सिंपल सी बात है, इतने ही तो मिलेगा आपको फ्राइज, और कितने मिलेंगे? हद से 3 आलू होंगे। मैक्सिमम रेट आलू का क्या होता है? 10 रुपए, 20 रुपए, इससे ऊपर किलो का बता रहा हूं। और मुझसे कितने पैसे लिए हैं? 200 रुपए लिए हैं। अब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं यार 200 रुपए के उन्होंने मुझे ये 2 आलू बना करके दे दिए, इनके खुद के कितने पड़ते होंगे? अब मैं रेट दिमाग में कैलकुलेट कर रहा हूं, अच्छा इतने रुपए का आलू लग गया होगा, इतने रुपए का तेल लग गया होगा, थोड़ा बहुत नमक डाल दिया इन्होंने, थोड़ी बहुत चीज डाल दी इन्होंने। मैंने कहा भैया ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा भी अगर मैं रेट लगा लूं ना, 50 रुपए का इनका ये बना होगा। यानी कि सर मैंने कहा इन्होंने मेरे को सेल प्राइस बताया है कितना? 200 रुपए का, और ये चीज बनी कितने की? इसकी कॉस्ट इनको क्या आती है? बनाने की कॉस्ट इनको कितने की आती है? 50 रुपए की। अब मैं बैठा बैठा सोच रहा हूं यार मुझसे तो 200 रुपए ले लिए, सामान सिर्फ 50 रुपए का दिया, तो इन्होंने मुझसे प्रॉफिट कितना कमा लिया? 150 रुपए। मैंने कहा भाई साहब देख रहा है, एक फ्राइज पे 150 रुपए का प्रॉफिट, पता नहीं पूरे दिन में कितनी फ्राइज बिकती होंगी, पता नहीं पूरे महीने में कितनी फ्राइज बिकती होंगी, पता नहीं पूरे साल में कितनी फ्राइज बिकती होंगी, कितने रुपए का, करोड़ों रुपए का ये प्रॉफिट कमाते हैं मैकडी वाले, है कि नहीं? ये तो मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की बताई, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा था। मैंने क्या सोची? सिर्फ 2 बातें सोची, जरा ध्यान से देखो, मैं टेबल पे बैठा हूं, सिर्फ 2 बातें सोच रहा हूं। बेचा कितने का इन्होंने मेरे को? 200 रुपए का। और बना कितने का? बना कितने का? बेचा कितने का, बना कितने का? सिर्फ ये 2 बातें सोच रहा हूं, बाकी मेरे दिमाग में कोई बात नहीं चल रही बेटा, ध्यान रखना। 2 बातें चल रही है मेरे दिमाग में, बेचा कितने का, बना कितने का, बेचा कितने का, बना कितने का, बेचा कितने का, बना कितने का। जैसे कि ये कैलकुलेटर मैं मार्केट से खरीद के लेके आया था 300 का, ठीक है जी, तो सेल प्राइस क्या है? 300। अब मैं बैठा हुआ सोच रहा हूं यार 300 रुपए का मैं ये खरीद के लेके आया हूं, लेकिन ये कैसियो का कैलकुलेटर है, ये इनको कितने का पड़ता होगा? अब मैं हिसाब किताब लगा रहा हूं, प्लास्टिक लग गया, ये लग गया, वो लग गया, इन्होंने बेचा तो 300 रुपए का, इनका खुद का बना होगा मान के चलो कितने का? 150 रुपए का। तो इसका मतलब सर इन्होंने हर एक कैलकुलेटर में से मुझसे प्रॉफिट कितना कमा लिया? 150 रुपए का। पता नहीं दिन में कितने कैलकुलेटर बेचते होंगे, पता नहीं पूरे साल में कितने कैलकुलेटर बेचते होंगे। मैं तो बैठा बैठा हिसाब लगा रहा हूं, 2 बातें चल रही है मेरे दिमाग में, बेचा कितने का, और सिर्फ सिर्फ ये चीज देखो, ये बना कितने का, बेचा कितने का, बना कितने का, बेचा कितने का, बना कितने का, बेचा कितने का, बना कितने का। वही मैंने बात मैकडी में सोची, बेचा कितने का? 200 रुपए का, बना कितने का? 50 रुपए का। मेरे सामने मान के चलो ये फ्राइज है, फ्राइज को देख करके मैं सोच रहा हूं यार कि ये बनी कितने की होगी मैक्सिमम? अरे ऑलिव ऑयल भी अगर ये यूज कर लेंगे तो कितने की बनेगी? 50 रुपए की। जल्दी से बताओ मैं क्या सोच रहा हूं, प्रॉफिट इन्होंने मुझसे कितना कमा लिया? 200 रुपए। अब मैं सोच रहा हूं, सॉरी 200 रुपए में से 50 रुपए माइनस करें, 150 रुपए का प्रॉफिट इन्होंने मेरे से कमा लिया। मैंने तो पूरे साल का हिसाब किताब लगा लिया, मैंने कहा आज मैंने इनको 150 रुपए का प्रॉफिट कमाने का मौका दे दिया, मतलब आज ये 150 रुपए का प्रॉफिट घर ले जाएंगे। मैं तो बैठा बैठा यही सोच रहा था, मैं अपने दोस्त से यही कह रहा यार मैंने आज मैकडी वालों को 150 रुपए का प्रॉफिट कमा दिया और आज ये मेरे 150 रुपए को घर लेके जाएंगे। बेटा पीछे यही सारी बातें मैनेजर खड़ा हुआ सुन रहा था, मैनेजर मेरी ये सारी बातें सुन रहा था कि ये बातें क्या कर रहे हैं भाई, खाने आए खाने की बातें करो, ये कौन सी बातों पे पहुंच गए तुम। मैनेजर मेरे पास आया और उसने बोला कि भाई साहब आप बिल्कुल सही हिसाब लगा रहे हो, ये प्राइस हमने आपको 200 रुपए की ही दी है और बनी हमारी 50 रुपए की है, लेकिन एक जगह पर आप गलत हो। मैंने कहा कहां पर गलत हूं भाई? जब मैंने दोनों वैल्यूज ठीक लिखी है तो नीचे जो आंसर आया 150 रुपए वो भी तो ठीक ही है। कह रहा नहीं नहीं सर 150 रुपए ठीक है, लेकिन एक चीज आपने गलत बोली। मैंने कहा क्या? कह रहे सर आपने ये बोला है कि 150 रुपए मैकडी वाले घर ले जाएंगे। मैंने कहा हाँ मैंने बोला तो है कि बेचा इन्होंने मेरे को 200 का, और ये बना कितने का सामान है? सिर्फ सामान बनने की बात कर रहा हूं, सिर्फ सामान बनने की। बना कितने का है? 50 रुपए का। तो 150 रुपए तुम कैसे घर नहीं लेके जाओगे? तो मैनेजर ने कहा सर आपने क्या क्या बातें कंसीडर करी? मैंने कहा बेचा कितने का और सिर्फ ये बना कितने का, सिर्फ बनने में जो खर्चा है सिर्फ उसी को कंसीडर किया है।
सर आपको नहीं लगता हमारे और भी खर्चे होते हैं? मैंने कहा क्या खर्चे होते हैं? कह रहे सर जिस एरिया में आप बैठे हो वहां का रेंट जाता है, क्या आपने उस रेंट को कंसीडर करा? मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो सिर्फ कंसीडर करा है कि ये सामान बना कितने का, सिर्फ इसको बनने में कितना खर्चा लगा। कह रहे सर आपने रेंट को कंसीडर किया? मैंने कहा नहीं। कह रहा सर एसी चल रहा है, उसका बिल आता है, क्या आपने उसको कंसीडर किया? मैंने कहा नहीं। सर एक अभी स्वीपर आया था, आप बैठे थे तो कुछ पड़ा हुआ था यहाँ पर, सफाई करके गया वो, क्या स्वीपर की सैलरी आपने माइनस करी? मैंने कहा नहीं। तो सर आपको नहीं लगता कि 150 रुपए का प्रॉफिट तो मैगडी कभी भी घर नहीं लेके जाएगा? मानता हूं कि 150 रुपए का मैगडी ने प्रॉफिट आपसे कमाया, लेकिन घर कभी भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि मैगडी का पता है ये कौन सा प्रॉफिट है? टोटल प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट सर उसने आपसे 150 रुपए ही कमाया है, लेकिन कभी वो 150 रुपए घर लेके नहीं जा सकता, क्योंकि सर उसके और भी तो खर्चे हैं। आप जब अंदर एंटर हुए तो एक पर्सन ने गेट खोला, हमने वो रखा हुआ पर्सन कि भैया हाँ जो आएंगे उनका गेट खोलो, ठीक है जी, दरबान वगैरह रखते हैं, उनकी सैलरी आपने माइनस करी क्या? मैंने कहा नहीं सर। कह रहा मेरी सैलरी, मुझे सैलरी मिलती है यहां से, क्या मेरी सैलरी के बारे में कोई बात करी आपने इस 50 रुपए के अंदर? मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं करी, मैंने तो सिर्फ दो बातें देखी, बिका कितने का, बना कितने का, और किसी खर्चे पे ध्यान नहीं दिया। तो सर आपको नहीं लगता और भी खर्चे होते हैं मैगडी के? मैंने कहा हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो। तो उन्होंने कहा सर जल्दी बताओ क्या कभी मैगडी वाले 150 रुपए घर लेके जा पाएंगे? मैंने कहा नहीं सर नहीं। इसका मतलब ये मैगडी का पता है कौन सा प्रॉफिट है? टोटल प्रॉफिट है। ये है दिखाने के दांत, और खाने के दांत कोई और होते हैं, यानी कि ये है टोटल प्रॉफिट। ग्रॉस को हम बोलते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल मैगडी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 150। इसमें से जब मैगडी वाले अपने अदर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, और भी तो खर्चे हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मान करके चलो वो है 80 रुपीज, तो जल्दी बताओ मैगडी वालों का नेट प्रॉफिट कितना आया जो कि वो घर ले जा सकते हैं? कितना आया? सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज। तो ये फर्क होता है बेटा ग्रॉस के अंदर और नेट के अंदर, ठीक है जी, ओके। ग्रॉस के अंदर और नेट के अंदर, ग्रॉस का मतलब है टोटल एक चीज बेच करके हमने आपसे कितना कमाया, और सर जितना कमाया है एक चीज बेच करके वो हम पूरा कभी घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे और भी तो खर्चे हैं। तो ध्यान रखना ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट करना है, ध्यान रखना उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, याद है ना आपको? ट्रेडिंग अकाउंट बनाए जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। दो बातें होंगी कल। पहली चीज होती है क्या? सामान बिका कितने का, और दूसरी चीज होती है ये जो सामान बिका है ये बना कितने का। ये दो बातें कंसीडर होती है सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए। और जैसे ही टोटल प्रॉफिट निकल जाए उसके बाद सामान बनने तक के खर्चे तो ट्रेडिंग में ले लिए, यानी कि सामान बनने तक के खर्चे तो माइनस कर दिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालते टाइम। इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे, सामान बनने के अलावा जो भी खर्चे होंगे, वो सारे के सारे खर्चे आपके उस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होंगे। तो आपका कौन सा प्रॉफिट आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। आ रही है बेटा बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सामान बनने तक के जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? जरूरी खर्चे होते हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के काम आते हैं। तो सेल में से माइनस कर दो जो सामान बिका है वो बना कितने का, उस खर्चों को माइनस कर दो। तो बनने के खर्चे कहां पर आएंगे जल्दी से बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहां पर निकाला जाता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला जाता है, हमने देखा था। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहां निकाला जाता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाला जाता है। यानी कि सर ये सेल में से सेल में से मतलब जो सामान बेचा उसको बनाने के जो खर्चे हैं उसको हम कहां से माइनस करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं माइनस करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, और प्रॉफिट और लॉस निकाल के दिखाऊंगा। ओके सर, बाकी के खर्चे बताओ बेटा। एक और अकाउंट भी तो है जिसकी हेल्प से मुझे क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो बाकी के जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे बताओ। दूसरा अकाउंट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि सर दूसरे अकाउंट के अंदर आएंगे। दूसरे अकाउंट के अंदर मैं बाकी सारे खर्चे माइनस करूंगा, अदर एक्सपेंसेस, और अपना क्या निकालूंगा? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक की बात ओके? चलो जी। तो सर आपने हमसे प्रॉफिट और लॉस निकालना बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया, नेट प्रॉफिट बता दिया, लेकिन सर समझ में नहीं आया ये ग्रॉस प्रॉफिट अलग से क्यों निकाला? कंपनी ऐसे भी तो कर सकती थी सीधा, 200 -50 -80 70 रुपए घर ले जाओ।
कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट को दो पार्ट में तोड़ के दिखाना चाहती है। कंपनी अकाउंटेंट से बोलती है हमें प्रॉफिट ये मत बताओ कि घर कितना लेके जाना है, ना 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 ना, मानता हूं कि घर हमें 70 लेके जाना है, कभी भी हम 150 तो घर लेके नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें बताओ 150, और फिर बताओ हमने बाकी खर्चे कितने किए, और फिर हमें बताओ नेट हम कितना घर लेके गए। यानी कंपनी खुद कहती है कि हमें ग्रॉस भी बताओ, हमें नेट भी बताओ। सर क्यों क्यों बताओ सर, ग्रॉस और नेट ये दो अलग अलग क्यों निकलवा रहे हो? ग्रॉस हमें निकालना आ गया कि भैया हाँ टोटल कितना कमाते हैं, नेट का मतलब है बाकी सारे खर्चे माइनस कर दो और निकाल लो अपना प्रॉफिट, पता चल जाएगा घर कितने ले जा रहे हैं। सर कंपनी ऐसा क्यों करती है? सीधा ही वो क्यों नहीं बोलती अकाउंटेंट को कि हाँ भाई सेल प्राइस हमारा कितना है, 200 रुपए, इसमें से हमारे जो भी खर्चे हो रहे हैं, चाहे सामान बनाने के हो चाहे अदर हो, सारे माइनस करो और हमें ये बताओ हम घर कितना लेके जाएंगे। सर हमें तो सिर्फ घर ले जाने वाले प्रॉफिट से जरूरत है ना, काम है सिर्फ। कंपनी ने कहा हम बहुत आगे की सोचते हैं, हमें अपने प्रॉफिट को दो पार्ट में तोड़ करके दिखाओ। पहला पार्ट ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा पार्ट नेट प्रॉफिट। सर क्यों? लो बेटा उसके बारे में भी देख लेते हैं। बेटा एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। जरा ध्यान से देखना ग्रॉस प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर आपको पता चलेगा कंपनी क्यों कहती है ग्रॉस भी बताओ और नेट भी बताओ। वो क्यों नहीं कहती सिर्फ नेट बताओ, क्योंकि घर तो वही लेके जाना है। चलो बेटा, एक पर्सन की सैलरी है ए की 3 लाख रुपए और इसके एक्सपेंस होते हैं, एक पर्सन है जॉब करता है, 3 लाख रुपए उसकी कमाई है, और इस कमाई को कमाने के लिए वो रोजाना आता है रोजाना जाता है, उसका पेट्रोल का खर्चा होता है 15,000 रुपए। जल्दी बताओ उसके पास कितने पैसे बचते हैं? 2,85,000। बेटा मैंने सिर्फ कमाई कितनी है? 3 लाख, और इस कमाई को कमाने के लिए खर्चा सिर्फ कितना हो रहा है? आने जाने का पेट्रोल लग रहा है कितना? 15,000। दूसरा पर्सन है जिसकी सैलरी है 30,000 रुपए, उसका आने जाने का खर्चा लगता है 3,000 रुपए। बताओ बेटा दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? सर इसका है 2,85,000, इसका है 27,000। जल्दी से बताओ बेटा घर किसका ज्यादा बड़ा होगा? सिर्फ कमाई को देख करके, ये नहीं सर पुश्तैनी जमीनें होंगी, पापा सरकारी नौकरी में होंगे, पापा का बिजनेस होगा, नहीं, इन दोनों पर्सन को देख करके बताओ क्या लग रहा है किसका ज्यादा बड़ा घर होगा? कौन ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहा होगा? किसके खर्चे लग्जरी होंगे? किसकी जेब में आईफोन होगा? जल्दी बताओ। और किसकी जेब में एक नॉर्मल सा फोन होगा? जल्दी बताओ। सर ए जो है सारी की सारी कंडीशन फुलफिल कर सकता है, बड़ा घर उसके पास हो सकता है, आईफोन उसके पास हो सकता है, महंगी चीजें मैंने बात करी है, गाड़ी उसके पास हो सकती है, लेकिन सर बी के पास नहीं हो सकता क्योंकि बी की कमाई ही नहीं है। बताओ बेटा बड़े खर्चे करने हैं, छोटे खर्चे करने हैं, लग्जरी लाइफ जीनी है, नॉर्मल लाइफ जीनी है, पता है कहां से पता चलेगा? आपके ग्रॉस प्रॉफिट से। आपके ग्रॉस प्रॉफिट से पता चलेगा कि मैं कमा कितना रहा हूं। एक्चुअल में ये कमाई थोड़ी ना, कमाई तो तब पता चलती है जब खर्चे माइनस कर लो। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना आया? जल्दी से बताओ ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना आया? सर सैलरी थी 3 लाख रुपए, खर्चे थे 15,000 रुपए आने जाने के, तो बताओ बचे कितने? 2,85,000 बचे हैं। 2,85,000। तो बंदे के दिमाग में कोई टेंशन है क्या? नहीं सर कोई टेंशन नहीं है, वो तो टेंशन फ्री है, वो तो खर्चे करता होगा आराम से खुल के। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक पर्सन कह रहा है मेरी सैलरी ही 30,000 रुपए है, आने जाने में 3,000 रुपए लग जाते हैं, वो पर्सन बचा रहा है सिर्फ 27,000 रुपए। अब बताओ वो अपने फैसले कैसे लेगा? क्या लग्जरी लाइफ के फैसले लेगा या नॉर्मल लाइफ के फैसले लेगा? आप मुझे बताओ। और ये सारे फैसले डिपेंड किस पे हो रहे हैं? ये सारे फैसले डिपेंड हैं आपके ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कि आप ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं आप ग्रॉस प्रॉफिट। सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए कंपनी कहती है हमें बताओ ग्रॉस प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं। जैसे मैगडी वाले बहुत तगड़ा ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं, मोर देन 50% का उनका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर वो एक सामान 200 का बेच रहे हैं तो कम से कम 100 रुपीज का तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कमाते ही कमाते हैं, कम से कम कह रहा हूं, कम से कम। तो बताओ बेटा जी मैगडी की अगर मैं बात करूं, हर एक प्रोडक्ट के अंदर 50% का ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब जितने का वो सामान बेच रहे हैं उसका आधा तो उनका प्रॉफिट है। तो बताओ बेटा जी अगर वो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतनी सेल कर रहे हैं, तो जीपी तो करोड़ों रुपए में होगा। अगर बचा ज्यादा रहे हैं तो जल्दी से बताओ बेटा जीपी ज्यादा बच कमा रहे हैं
तो बताओ बाकी के खर्चे वो कैसे करेंगे। मतलब जीपी तक उन्होंने दो बातें कंसीडर कर ली, सामान बेचा कितने का और बना कितने का, ये दो बातें तो कंसीडर कर ली। प्रॉफिट बचा है करोड़ों रुपए का। इसके बाद वाले खर्चे, सिर्फ सामान बनाने के खर्चे थोड़ी ना, और भी खर्चे, इसके बाद वाले खर्चे वो अपने बिजनेस में कैसे करे। दो बातें तो हो गई, बेच भी लिया और सामान बन भी गया, इसके बाद वाले खर्चे वो बिजनेस में सोच समझ के करे। यार नहीं, नॉर्मल खर्चे कर लेते हैं। स्टाफ कैसा रखें, एजुकेटेड रखें या कोई भी रख लें। लोकेशन कैसी रखें, प्राइम लोकेशन रखें या जो मर्जी, चलो ठीक है भाई कोई भी एरिया के अंदर ले लो। जल्दी से बताओ फटाफट से। एक एजुकेटेड मैनेजर रखें या कोई भी नॉर्मल मैनेजर को रख लें? नहीं सर। तो जल्दी से बताओ बेटा, स्ट्रक्चर कैसा रखें सर अपना, एम्बियंस कैसा रखें सर, एक वाइब आनी चाहिए सर। तो इसके लिए स्पेशल आर्किटेक्ट बुलाए जाते हैं, काम करते हैं। तो जल्दी से बताओ बेटा, मैकडी वाले ये सब खर्चा कैसे कर पा रहे हैं, बड़े बड़े खर्चे कैसे कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी लोकेशन कैसे ले पा रहे हैं, बड़े बड़े रेंट कैसे पे कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सैलरी कैसे पे कर पा रहे हैं, 24 घंटे एसी कैसे चला पा रहे हैं, एसी का बिल इतना कैसे दे पा रहे हैं। क्यों सर? वो बचा ज्यादा रहे हैं, टेंशन नहीं है उन्हें, टेंशन नहीं है, क्योंकि जीपी छप्पर फाड़ के उनके पास है। तो क्या कोई टेंशन है उन्हें? नहीं सर। इसका मतलब सर जीपी हमें बताता है सामान बनाने तक का तो काम हो चुका है, इसके बाद के खर्चे कैसे करूं। मैनेजर एजुकेटेड रखूं, नॉर्मल रखूं, एम्बियंस कैसे रखूं, बेकार रखूं या प्राइम रखूं, कौन सी जगह पर लोकेशन पर अपना नया आउटलेट ओपन करूं। ये सारे के सारे डिसीजन बेटा पता है किसके ऊपर है? जीपी के ऊपर है। अगर एक पर्सन बचा ज्यादा रहा है तो वो खर्चा भी ज्यादा ही करेगा अपने बिजनेस के ऊपर, अपने बिजनेस को और स्पेंड करने के लिए, और आगे इंप्रूव करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए वो और खर्चा करेगा अपने बिजनेस के ऊपर। इसीलिए हर बिजनेसमैन कहता है भैया हमें नेट प्रॉफिट तो चाहिए, क्योंकि वो हमें, हमारी मेहनत का है नेट प्रॉफिट, वो तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी बताओ। बताओ तो सही, बचा कितना रहे हैं, तभी देखेंगे आगे के खर्चे कैसे करें, अपना आगे के खर्चे कैसे करें, स्टाफ कैसा रखें, सिस्टम कैसा रखें। जैसे मैकडी के अंदर आजकल टच स्क्रीन से आप ऑर्डर दे रहे हो, पहले क्या होता था काउंटर पे जाके ऑर्डर देना पड़ता था, अब टच स्क्रीन से आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। तो जल्दी से बताओ ये उन्होंने इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट कैसे करी, क्यों लगा दिए सारे के सारे फटाफट से, क्यों सेटअप कर दिए? सर कमान धारे हैं तो क्या दिक्कत वाली बात है। और आपके पड़ोस में एक जो जर्नल स्टोर वाला है, वो अभी भी एक डब्बे के बारे में ही सोच रहा है कि यार ये डब्बा बिक जाए तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, ये डब्बा बिक जाए तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। क्यों? उसकी दुकान अभी भी वैसी की वैसी है। हो सकता है वो किराए पर हो, या हो सकता है उसकी अपनी दुकान है तो वो ज्यादा रिनोवेशन ना करवा रहा उसकी। क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ बच ही नहीं रहा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भैया जी वो ऐसे एक्सपेंशन कहां से करेगा, कोई लड़का कहां से रखेगा दुकान में, खुद ही बेचारा पूरे दिन काम करेगा। फिर आ रही है बेटा बात समझ में? तो ध्यान रखना, जीपी हम कैलकुलेट करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, कि हमें आगे के खर्चे, भाई एक ही खर्चा थोड़ी ना हमारा सामान बनाने का, और भी तो खर्चे हमारे, मैनेजर रखना है, स्टाफ रखना है, एक ऑफिस लेना है जहां पर हमारा सारा का सारा अकाउंटेंट बैठेगा, सारे के सारे हमारे अकाउंटिंग वाले पर्सन बैठेंगे, सारे के सारे हमारे आईटी वाले पर्सन बैठेंगे जो सारी की सारी चीजें संभालेंगे। तो ये कैसे हो पाएगा? इसीलिए कंपनी कहती है भाई साहब हमें हमारा प्रॉफिट तो पता करना है, लेकिन प्रॉफिट पता करना है दो पार्ट में, एक पार्ट करना है जीपी और एक पार्ट करना है नेट प्रॉफिट। तो जल्दी से बताओ जीपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट। और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक बात है बेटा। और बैलेंस शीट हमारा क्या है? पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, यहां तक की बात ओके। तो पता चल गया बेटा आपको। तो जल्दी से बताएं, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या आपको सारे खर्चे दे रखे होंगे? हाँ सर, सारे खर्चे दे रखे होंगे। ध्यान रखना, सामान बनाने के भी दे रखे होंगे और अदर खर्चे भी दे रखे होंगे। तो सामान बनाने वाले खर्चे किस चीज के लिए कंसीडर करने हैं? जीपी निकालने के लिए। और अदर खर्चे किसके लिए कंसीडर करने हैं? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक की बात ओके है। तो ध्यान रखना, खर्चों को ध्यान से कंसीडर करना। जो सामान बनाने वाले खर्चे हैं उनको हम कंसीडर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो सामान बनाने के अलावा खर्चे हैं उनको हम कहां कंसीडर करेंगे? नेट प्रॉफिट निकालने में। मेरे हिसाब से आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।